हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रोमांटिक एज, जिसको रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लिटरेरी एजेस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि माइट बी दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप दिखाएगा, या फिर उनका अफेयर दिखाएगा, या फिर उनके बीच का रोमांस दिखाएगा, या फिर लव दिखाएगा, करेक्ट। बट रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एरा और रोमांटिक पोइट्री इज मच 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 मोर अबव दैट। इंग्लिश लिटरेचर का जो रोमांटिक एज था वो बहुत ही पावरफुल लिटरेरी मूवमेंट था, जिसने पोइट्री का कंप्लीटली फेस चेंज कर दिया। उसमें फिक्शन डाला, उसमें थॉट डाला, उसमें नेचर डाला, उसमें इमोशंस डाले। तो जो पोइट्री का जो पहले से दौर चल रहा था उससे एक अलग दौर आया जिसको हम रोमांटिक एज कहते हैं, जिसने पोइट्री का फेस जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, की थीम्स देखेंगे, मेजर पोइट्स को पढ़ेंगे, और रोमांटिक एरा की जो टाइमलेस लेगेसी है जो आज तक चल रही है रोमांटिक पोइट्स की या फिर रोमांटिक पोइट्रीज की, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लस हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में और मिड 19th सेंचुरी तक वो चला था, ठीक है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इमर्ज हुआ था एक एज अ रिस्पॉन्स। दो मेजर फोर्सेस थे, एक तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, और था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। सो आप रोमांटिक रेवोल्यूशन को या फिर रोमांटिसिज्म को एक जवाब की तरह देख सकते थे इन दोनों रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है। इसके पहले की जो पोइट्रीज थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती थी, तर्क की बात करती थी, साइंस की बात करती थी, लॉजिक की बात करती थी। सो धीरे धीरे में भी पोइट्स को लगने लगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग अपने बीच का कनेक्शन, अपने मन का, अपने माइंड के साथ में कनेक्शन लूज करते जा रहे हैं, नेचर के साथ में कनेक्शन लूज करते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी के साथ में कनेक्शन लूज करते जा रहे हैं। तो जो रोमांटिक एज के पोइट्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया इमोशन पे, इंडिविजुअलिज्म पे, नेचर पे, इमेजिनेशन पे। इस टाइम के जो पोइट्स थे, इस टाइम के जो वर्क थे, उनमें लॉजिक नहीं होता था, वो लॉजिकल बातें नहीं करते थे, वो दिल से जुड़ी हुई बातें करते थे, राइट। अपने अंदर की छुपी हुई इमोशंस की, फीलिंग्स की, नेचर की, पीपल की, इंडिविजुअल्स की, हम कितने खूबसूरत हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत है, नेचर कितनी खूबसूरत है, अभी के पोइट्स ये बातें करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले के पोइट्स ने ये बातें कभी की ही नहीं थी। हम लोग इंडस्ट्रियल एज में जा रहे थे, हम लोग धीरे धीरे ह्यूमैनिटी से, नेचर से, प्यार से ये कनेक्शन लूज होते जा रहा था। तो जो रोमांटिक एज है वो एक जवाब था इन दोनों रेवोल्यूशंस के अगेंस्ट में। तो आप कह सकते हैं रोमांटिसिज्म जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेरी स्टाइल नहीं था, ये एक शिफ्ट था, एक ट्रांजिशन था। ये फ्री इमेजिनेशन को जन्म देता था, आर्टिफिशियल रूल्स की तरफ नहीं भागता था। पोइट्स यहाँ पे रिजिड फॉर्म्स की बातें नहीं करते थे लेकिन फ्री इमेजिनेशन की बातें करते थे। फ्रॉम आर्टिफिशियल रूल्स टू नेचुरल इंस्पिरेशन, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दीज पोइट्स दे वैल्यूड हार्ट ओवर द हेड। रोमांटिसिज्म को लिटरेरी मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इन्वॉल्व अ कलेक्टिव शिफ्ट इन थीम्स, ठीक है। जितना भी स्टाइल है, आइडियोलॉजीज है, वो कलेक्टिवली चेंज हुआ था, नॉट ओनली अक्रॉस इंग्लैंड बट बियॉन्ड। जितने भी पोइट्स थे वो एक लॉन्गिंग शेयर कर रहे थे कि हमको नेचर की तरफ रिटर्न जाना है, हमको फिर से सोल का सुनना है, हमको दे वर अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिकल वर्ल्ड, ठीक है। वो जितने भी मटीरियलिस्टिक चीजें हो रही थी, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिससे उनको लग रहा था लोग खुद से दूर जा रहे हैं, वो लोगों को खुद के करीब लाना चाहते थे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज रोमांटिसिज्म, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और क्यों रोमांटिसिज्म को हम एक लिटरेरी मूवमेंट मानते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अभी सेलिएंट फीचर्स क्या है रोमांटिसिज्म के। तो सबसे पहला है एम्फेसिस ऑन इमोशन। आपको अभी तक के समझ में आ गया होगा कि जो रोमांटिक पोइट्स थे वो नेचर लवर थे, इमोशन लवर थे, अपनी पोम्स में भर भर के इमोशंस डालते थे, उनको पर्सनल फीलिंग्स डालना, एक्सप्रेशंस डालना, इमोशंस डालना बहुत पसंद था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रोमांटिसिज्म का। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ नेचर।
रोमांटिक पोइट्स जो थे वो नेचर के सिर्फ लवर नहीं थे, वो नेचर को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे। ठीक है, जो नेचर जो था वो सेंट्रल थीम हुआ करता था रोमांटिक लिटरेचर में। उन लोग ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड की बातें करते थे, इंस्पिरेशन की बातें करते थे, सोलेस एंड स्पिरिचुअलिटी की बातें करते थे नेचर के अंदर। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम किसी फूल को देखें तो हमको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रसन्नता होगी कि वाओ कितना ब्यूटीफुल फूल है, रेड कलर का है, व्हाइट आउटलाइन है, दिस एंड दैट। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर रोमांटिक पोइट्स जो थे वो सोचते थे उसके पीछे का डीप मीनिंग, उससे क्या होगा, उससे हमको क्या फील होगा, उससे सोसाइटी को क्या मिलेगा। हम सोच भी नहीं सकते इतना गहराई तक रोमांटिक पोइट्स जाके उस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बात करते थे। सो बेसिकली वो नेचर को सिर्फ प्यार ही नहीं करते थे, नेचर को उन लोग वर्शिप करते थे। नेक्स्ट है फोकस ऑन द इंडिविजुअल। रोमांटिसिज्म जो था वो इंडिविजुअल के इनर वर्ल्ड को सेलिब्रेट करता था, उसके ड्रीम्स, उसके डाउट्स, उसके स्ट्रगल्स, उसकी फ्रीडम, ये सब चीज़ों को बांध के रखता था। ठीक है, इसीलिए इसको सॉलिटरी जीनियस बोलते थे। इनके जितने भी पोइट्स थे इनको सॉलिटरी जीनियस बोलते थे। पर्सनल फीलिंग्स भर भर के डालते थे, इंडिविजुअल क्या सोचेगा, क्या समझेगा, कैसे उसकी लाइफ रहेगी, ये सारी पर्सनल चीज़ें वो अपनी पोम्स में, अपने वर्क में भर भर के डालते थे। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आप बोल सकते हैं सबसे मेन पॉइंट था, हार्ट था रोमांटिक थॉट का, रोमांटिसिज्म पोइट्रीज का। ठीक है, जो पोइट्स उस टाइम पे राइटर्स बिलीव करते थे कि जो क्रिएटिविटी है वो अब हम नॉर्मल जो आंखों से देखते हैं उसके बियॉन्ड जाती है। हम एक ड्राइंग देखते हैं ना, तो ड्राइंग की हम सिर्फ क्रिएटिविटी देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रोक्स लगाए हैं, कैसी आउटलाइन की है, लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स थे वो इसके भी बियॉन्ड सोचते थे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द रियलिटी उन्होंने विजन्स पेंट किया था, ड्रीम्स पेंट किए थे, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पेंट किए थे। ठीक है, इमेजिनेशन वॉजंट जस्ट अ टूल यू सी, इट वॉज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरी एंड ब्यूटी। इसीलिए हम जब भी रोमांटिक एरा के आप कोई भी वर्क पकड़ लो, आपको इतना मैजिकल फील होगा, टाइमलेस फील होगा। आज तक आपको ऐसे लगेगा अरे कि ये उस जमाने की पोइट्री है ही नहीं। राइट, आप पढ़ के देखो कभी, आपको इतने उसमें आई विल सजेस्ट यू वदरिंग हाइट्स। आप एक बार वदरिंग हाइट्स पढ़ के देखो, यू विल फील व्हाट एग्जैक्टली रोमांटिक एरा वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज। जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने कॉम्प्लेक्स आइडियाज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, वो उसमें जाते ही नहीं थे। उन्होंने प्लेन लैंग्वेज का सहारा लिया, डे टू डे लैंग्वेज जो कॉमन पीपल की समझ में आए। आप वर्ड्सवर्थ देख लो, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स देख लो। अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट ना भी होगा तो भी उसको वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स अगर हम पढ़ने लगाए तो उसको इजीली समझ में आ जाएगी। ये इस टाइप की लैंग्वेज सबके पोइट्स यूज करते थे, और इसी वजह से जो पोम्स थे वो बहुत ही नेचुरल लगती थी, इमोशनल लगती थी, और बहुत ही सिंसियर थी कि वो ईजिली हर तबके के लोगों को समझ में आ जाए। सो सिंप्लिसिटी था लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल हुआ करती थी रोमांटिक एरा की लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन दी सुपरनैचुरल। सो रोमांटिक एरा में सिर्फ और सिर्फ नेचर की अच्छी साइड नहीं दिखी, ओके, हमको नेचर की बैड साइड भी दिखी। जैसे तब के जो पोइट्स थे वो बहुत फैसिनेटेड थे मिस्टीरियस और अननोन चीज़ों की तरफ। ठीक है, घोस्ट, ड्रीम्स, एंशिएंट कर्सेस। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे वर्क दिखेंगे हमको। जैसे कि मैंने कहा वदरिंग हाइट्स, वो भी एक गोथिक वर्क है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल ये एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो है ये चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर हुई उस टाइम पे। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, मिस्टीरियस एलिमेंट्स है, गोथिक लिटरेचर, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हुई थी। नेक्स्ट इज नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रोमांटिसिज्म वाज अ काइंड ऑफ आंसर और रिबेल अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो सिंपलर टाइम्स की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। ठीक है, स्पेशली फॉर द मेडिवियल पीरियड। ठीक है, उसके कासल्स, उसके मिथ्स, उसके लेजेंड्स, ये सारी चीज़ें भी रोमांटिसिज्म में वापस आ गई। ठीक है, नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता था इस टाइम पे। उन्होंने जो था पास्ट जो था उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया था, सिर्फ स्टोरीज के लिए नहीं लेकिन ब्रेवरी जैसी वैल्यूज़ के लिए, लव जैसे इमोशन के लिए, मिस्ट्री जैसी चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को ब्लेंड किया था।
और इसी वजह से रोमांटिक एरा का जो लिटरेचर था उसमें आपको थोड़ा मिथिकल टोन या फिर मिथिकल टच भी दिखने मिलेगा। अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रोमांटिसिज्म वाज अ काइंड ऑफ रिबेल अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, ठीक है। न्यू क्लासिकल एरा के जो पोइट्स थे लॉजिक और ऑर्डर को वर्शिप करते थे, जबकि रोमांटिक पोइट्स के आते आते उन्होंने ये कंप्लीटली टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने अपने वर्क में, पोम्स में, टेक्स्ट में वाइल्ड इमेजिनेशन और डीप पर्सनल फीलिंग्स डालना शुरू कर दिया। न्यू क्लासिकल एरा में रीजन और लॉजिक की बातें होती थी, वेराज रोमांटिक एरा में इमोशन और इमेजिनेशन की बातें होती थी। न्यू क्लासिकल एरा के जो पोइट्स थे रूल्स एंड रेस्ट्रेंट की बातें करते थे, जबकि ऑन दी कॉन्ट्ररी रोमांटिक एरा के जो पोइट्स थे वो फ्रीडम और पैशन की बात करते थे। न्यू क्लासिकल पोइट्रीज में सोसाइटी एंड ऑर्डर की बात होती थी, रोमांटिक पोइट्रीज में नेचर और इंडिविजुअल की बातें होती थी। तो आप कह सकते हैं कि रोमांटिक एरा, रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक पोइट्रीज हमको खुद के करीब लाने में उन पोइट्स ने हमारी बहुत मदद की। आगे हम लोग देखते हैं लव एंड नेचर इन रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिक जो पोइट्स थे उन्होंने नेचर को सिर्फ एक सेटिंग की तरह नहीं देखा, ठीक है, कि मेरी पोइट्री में मैं पहाड़ दिखा दूंगा, या फिर मैं जंगल की बातें करूंगा, मैं फ्लावर्स की बातें करूंगा, मैं झील की बातें करूंगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के तरह नहीं देखा उन्होंने नेचर को। उन्होंने नेचर को लिविंग फोर्स की तरह देखा, एक बहुत ही ताकतवर फोर्स की तरह देखा। उन्होंने अपने पोम्स में दिखाया कि नेचर किस तरह से हमको हील कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। कभी कभी तो उन्होंने नेचर में कंप्लीटली ह्यूमन इमोशंस भी डाले, ठीक है। अलॉन्ग साइड नेचर लव वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन दोज पोम्स, नॉट जस्ट रोमांटिक लव, लेकिन लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर इमेजिनेशन, लव फॉर इट सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें रोमांटिक पोइट्रीज में हमको देखने को मिलती थी। आगे हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ गॉथिक कल्चर। सो देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट। अगर हमको नेचर का अच्छा साइड दिखा तो हमको नेचर का बुरा साइड दिखाने वाले भी लोग चाहिए, ठीक है। नेचर हमेशा अच्छी नहीं हो सकती, करेक्ट। तो नेचर के रोमांटिसिज्म में नेचर के भी दो फेसेस हमको देखने के लिए मिले। एक तो सीरीन जो हमने देखा और दूसरा है टेरिफाइंग, ठीक है। जो टेरिफाइंग पार्ट था ये भी गॉथिक रोमांटिसिज्म में दिखा हमको, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ पोइट्री था वो मिस्ट्री को एक्सप्लोर किया उसने, हॉरर को एक्सप्लोर किया, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया, ठीक है। ये जो पोइट्स थे वो हॉन्टेड कासल्स की बातें करते थे, डार्क फॉरेस्ट्स की बातें करते थे, ट्रैजिक हीरोज की बातें करते थे। सो ऑल इन ऑल गॉथिक कल्चर को भी बहुत बढ़ावा मिला रोमांटिक एरा में। राइज ऑफ प्रोज, फिक्शन एंड रोमांटिक नॉवेल्स। पोइट्री जो थी हमेशा ही डोमिनेटिंग थी रोमांटिक एज में, लेकिन जो प्रोज और नॉवेल्स थे वो भी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे थे। अगर हम बात करें जेन ऑस्टिन की, मैरी शेली की और वॉल्टर स्कॉट जैसे राइटर्स की, सो इन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं नॉवेल्स में, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है रोमांस को, रियलिज्म को, और इसके साथ साथ गॉथिक हॉरर का भी एक ब्लेंड हम लोग इनके वर्क में देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जेन ऑस्टिन की लिखी हुई प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मैरी शेली ने लिखी हुई फ्रैंकेनस्टीन है, और इवान हो है वॉल्टर स्कॉट ने लिखी हुई। सो ये जो है बहुत ही अच्छे से रोमांस दिखाती है हमको, रियलिज्म दिखाती है, और तो और गॉथिक हॉरर भी दिखाती है। रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। सो जो रोमांटिसिज्म है वो एक प्रोटेस्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट, स्मोक, नॉइज, मशीन्स, मॉडर्न सिटीज़, ठीक है। ये सारा जो है करप्ट कर रहा था लोगों को, ऐसा उस दौर के रोमांटिक पोइट्स सोचते थे। सो इसीलिए पोइट्स टर्न टू नेचर टू रिक्लेम पीस एंड प्योरिटी। अब हम लोग कुछ मेजर रोमांटिक पोइट्स की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोमांटिसिज्म का, जो कि आपको आना ही चाहिए, हाथों हाथ आपको बिल्कुल क्विकली आपको आना चाहिए, ठीक है। सो जो पोइट्स और राइटर्स थे जिन्होंने शेप दिया इस एज को, उनके पावरफुल इमेजिनेशन से, डीप इमोशन से और कुछ अनफॉरगेटेबल वर्क से हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ।
ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पायोनियर कहा जाता है रोमांटिसिज्म का। उनकी पोइट्री भर भर के नेचर की बातें करती थी, मेमोरी की बातें करती थी, कॉमन मैन की बातें करती थी। वो बिलीव करते थे कि पोइट्री जो है वो रियल पीपल की लैंग्वेज बोलनी चाहिए, पोइट्री जो है वो एकदम सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। कॉमन मैन जिसको लिटरेचर का ABC तक नहीं आता है, उसने भी इस पोइट्री को अच्छे से समझना चाहिए। इस तरीके की पोइट्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस.टी. कॉलरिज के बारे में। कॉलरिज जो थे वो वर्ड्सवर्थ के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और वो अपने पोम्स में मिस्टिकल और सुपरनैचुरल साइड दिखाते थे रोमांटिसिज्म का। उनकी इमेजिनेशन में जो थे वो ड्रीमस्केप्स हुआ करते थे, हॉन्टेड सिंबल्स हुआ करते थे, जो नेचर से कर्स्ड लोग हैं वो हुआ करते थे, एंशिएंट पैलेसेस हुआ करते थे। सो ये सारी चीज़ें हमको कॉलरिज के कामों में दिखती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉर्ड बायरन के बारे में। सो लॉर्ड बायरन वॉज नोन फॉर हिज रिबेलियस स्पिरिट एंड रोमांटिक एस्केपेड्स। उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था जिसको कहा जाता था बायरॉनिक हीरो। ये जो बायरॉनिक हीरो था इनके वर्क में, ये टिपिकल हीरो से बहुत अलग था। इसमें अलग क्वालिटीज़ थी। ये रिबेलियस था, आइसोलेटेड था, ये बहुत डार्क सीक्रेट्स कैरी करता था और अपने पास्ट ट्रॉमा से बर्डन हुआ करता था। तो ये बायरॉनिक हीरो जो कैरेक्टर है लॉर्ड बायरन का क्रिएट किया हुआ था। और ये ये जो हीरोज थे ये नॉर्मल बाकी जब हम लोग हीरो कंसिडर करते हैं उससे बहुत अलग थे। ये मूडी थे, डार्क थे, ठीक है। और इनके वर्क जो है थे बहुत ही पैशनेट रहते थे, आयरॉनिक रहते थे और बहुत पर्सनल फीलिंग्स कैरी करते थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पीबी शैली के बारे में। पीबी शैली जो थे वो बहुत ही आइडियलिस्ट थे और रेवोल्यूशनरी थे रोमांटिसिज्म में। उनकी पोम्स में विंड रहता था, स्काईलार्क्स रहते थे और अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन रहता था। सो उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका मानना था कि पोएट्स जो है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपने एक्सप्रेसिव पावर के थ्रू सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से शेप करते हैं। सोसाइटी के मॉरल और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इवन विदाउट होल्डिंग एनी फॉर्मल पॉलिटिकल पावर। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पोएट्स है वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स है वर्ल्ड के। नेक्स्ट है जॉन कीट्स। सो जॉन कीट्स जो थे सबसे यंग थे। उन्होंने सेंशुअल कविताएं लिखी, ब्यूटी के बारे में लिखा, फिलोसफिकल डेप्थ के बारे में लिखा। उनके जो ओड्स थे वो टाइम को एक्सप्लोर करते थे, आर्ट और मोर्टैलिटी को एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने बहुत ही रिच इमेजरी और इटर्नल क्वेश्चंस को ब्लेंड किया हुआ था अपने वर्क में। सो अपार्ट फ्रॉम पोएट्री, जो रोमांटिक फिक्शन था, नॉवेल्स थी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से थ्राइव हुआ था इस एरा में। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जैसे मैरी शेली जिन्होंने फर्स्ट साइंस फिक्शन हॉरर जो था वो लिखा था। वॉल्टर स्कॉट ने रोमांटिसाइज्ड हिस्ट्री लिखा था। जेन ऑस्टिन ने ये बताया था विट और रियलिज्म किस तरीके से रूटेड है हमारी सोशल लाइफ में। तो इन लोगों की भी बहुत ही अहम भूमिका थी रोमांटिसिज्म को संवारने में। एक बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। सिर्फ और सिर्फ पोइट्रीज ही नहीं थी उस टाइम पे रोमांटिक फिक्शंस भी बहुत चलती थी, नॉवेल्स चलती थी। आप प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़िए जेन ऑस्टिन की, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में लव है, ना कि सिर्फ लव है लेकिन विट भी है, रियलिज्म भी है, ठीक है। सो ये जो थे मैरी शेली, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन, ये भी रोमांटिक एरा के बहुत ही अहम राइटर्स थे। रोमांटिक एज जो थी उसने कंप्लीटली लिटरेचर के कोर्स को फॉरएवर के लिए चेंज किया था। उसने आवाज़ दी इमोशन को, इमेजिनेशन को, इंडिविजुअल फ्रीडम को। उसकी जो लेगेसी है, रोमांटिक एरा की जो लेगेसी है, उसने विक्टोरियन पोइट्री तक को इन्फ्लुएंस किया है। ना कि सिर्फ विक्टोरियन पोइट्री बल्कि अमेरिकन लिटरेचर को भी। लेकिन आज तक मॉडर्न फैंटेसी में भी, मॉडर्न पोइट्री में भी हमको रोमांटिक एज का एक डैश दिखता है। सो ये था ऑल अबाउट रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर, क्योंकि मेनली इसमें लॉन्ग आंसर्स ही आते हैं, ठीक है। और हम लोग MCQs भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके UGC नेट या फिर MA एंट्रेंस या फिर किसी भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, लॉन्ग आंसर्स के PDF भी आपको अटैच कर दूंगी सो दैट इट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो प्लस द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ कमिंग अप अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर ये दोनों वीडियोस आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए तो आई थिंक यू आर ऑल सेट फॉर रोमांटिसिज्म। इसके बाद में रोमांटिसिज्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो मजाल है किसी की मार्क्स काटे, ठीक है। तो मैं आपको PDF दे दूंगी एंड मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ ऑल योर लिटरेचर लवर्स। बाय बाय, टेक केयर।